कहता है जी कि दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंसेस के चैप्टर में मैंने बताया था कि एक टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस याद है। फिर हमने एक सीखा था क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, वो भी मैंने एक अलग सी वीडियो छोटी सी अपलोड की हुई है, उसको भी जरा जरूर देखिएगा। कि अगर डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो, वो जिसको सेकंड डिफरेंस कहते थे, तो ये दो चीजें। और फिर वो छोटे छोटे जो एन स्क्वायर्ड और एन क्यूब टाइप एक्सप्रेशंस, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स के हम बनाते थे, ये उस चैप्टर में मैंने कराया था, वो अभी भी अपलोडेड है। प्लीज टेल मी कितनों ने क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस वाला टॉपिक उसमें नहीं देखा अभी। वो मैंने लिखा भी था आपको लास्ट टास्क के तौर पे, याद है? वो जो ईद की छुट्टियों से पहले आपको मैंने कहा था कि एक छोटे छोटे इस तरह के टास्क हैं जो आपने लाजमन देख लेने, क्योंकि वो नहीं चैप्टरों की एक्सटेंशंस थी। अच्छा, अगर ये नहीं भी किया हुआ ना, तो वो छोटा सा एक टॉपिक है, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। जी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस इट्स वेरी सिंपल, वही कॉमन डिफरेंस वाले ही टॉपिक से अगला जो सीक्वेंसेस का एक मेन चैप्टर मैंने करवाया था, उससे अगला एक टॉपिक है छोटा सा, वो मैंने अपलोड रखा हुआ है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस उसमें जाके जरूर देखिए, जीसीआईजी दोनों के लिए। अच्छा, अब देखिए, खैर इस सवाल में उसका इस्तेमाल नहीं है, इसमें तो एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। कहता है कि दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक 1 है, एक 3 है, एक 9 है और एक 27। तो जरा गौर करो, कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कोई बता सकता है कि इसमें अगला टर्म सीक्वेंस का क्या होगा? क्यों जी, अगला टर्म सीक्वेंस का क्या होगा? जरा देखो, देखिए मुझे एक बात वैसे बताएं। अब देखो, ये सीक्वेंसेस ना, आपको मैं एक बात बताऊं, इट्स मोर ऑफ थोड़ा थिंकिंग वाला काम भी है। यानी वो एक पूरा सीक्वेंस मैंने बताया तो था आपको, लेकिन गौर से देखना बेहतर। देखिए, वैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला थॉट, आपको याद है मैंने क्या कहा था कि पहला थॉट आपने देना है कॉमन वाली, कॉमन डिफरेंस वाली बात का। जरा गौर करो, 1 से 3 तक जाने के लिए +2 है, फिर 3 से 9 तक जाने के लिए +7, फिर 9 से 27 जाने के लिए ये +18। लेकिन अब ये तो कोई अजीब सा सीक्वेंस बन रहा है ना, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये कॉमन डिफरेंसेस नहीं है, टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब देखो, वैसे ही मेरे दिमाग में, चूंकि 1 मार्क का सवाल है, ऐसे सवालों पे ना बच्चों बहुत देर फंसे मत रहना। फर्स्ट राउंड में पूरा पर्चा स्मूथली वो करो कि जो आपको स्मूथली हो जाता है। सेकंड राउंड में आओ, फिर थोड़ा सा जो टेक्निकल सवाल आते हैं उन पे थोड़ा दिमाग हम लगाएंगे, ठीक है? नहीं, वर्किंग इसमें कोई शो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें आपने जवाब खुद सोच के करना। देखिए, वैसे अब ऑनेस्टली मैं भी आप ही की तरह ये क्वेश्चन अगर पहली दफा देख रहा हूं, तो आपको इसमें सोचना ये है कि देखो, अब वैसे एक मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि यार, ये 1 3 बन रहा है, तो कोई *3 नहीं हो रहा है। चलो चलो, ये भी ट्रायल लगाते हैं, 1 3 * 3, और फिर यही 3 * 3 होके 9 बन रहा है, ठीक? और फिर यही 9 * 3 होके 27 बन रहा है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला? मुझे ये इस तरह पता चला कि ये 3 9 और 27 3 के मल्टीपल्स नहीं है क्या? ऑल्दो स्किप हुए में, लेकिन 3 के मल्टीपल्स ही लग रहे हैं। तो देखो, यहां से कुछ बात ये आ रही है कि इस 1 को *3 करें तो 3 आ रहा है, फिर इस 3 को *3 करें 9 आ रहा है, फिर इस 9 को *3 करें 27 आ रहा है। तो मुझे बताओ कि फिर नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस में क्या होगा? क्या इस 27 को *3 नहीं कर देंगे? क्या इस 27 को *3 नहीं कर देंगे? तो मुझे एक बात बताइए कि 27 * 3, 3 7 टाइम्स 21, 3 2 * 6 +2 81। तो इसका मतलब है कि ये 81, ये वैल्यू हमारे पास यूं आ रही। देखें,
आपको ना सीक्वेंसेस में पहला थॉट उस चैप्टर में जरा एक दफा अगर भूल जाए तो दोबारा वो अपलोडेड का ये फायदा है कि दोबारा जाके उसमें एक दफा देखिएगा कि मैंने आपको कहा था यार हमेशा किसी भी सीक्वेंस में पहली थॉट कॉमन डिफरेंस पे दो, कि टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस है तो फिर तो वो एन वाली एक्सप्रेशन बनाने का बेस्ट टेक्निक ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन था, याद है? अगर उस तरह कॉमन डिफरेंस ना हो तो फिर चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर्स भी नहीं, चलो ये वन जो है वन का स्क्वायर है, लेकिन थ्री तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना। नाइन चलो थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 27 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स कुछ हैं कुछ नहीं है। फिर ये परफेक्ट क्यूब्स भी कुछ हैं कुछ नहीं है, जैसे 27 परफेक्ट क्यूब है, बाकी तो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखिए जो आप कह रहे हो वो भी बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं इसको 3 की पावर 0 से ऐसे करता तो ये 3 पावर 0 वुड बी 1, फिर ये 3 की पावर 1 वुड बी अ 3, फिर ये 3 की पावर 2 वुड बी अ 9, ये 3 की पावर 3 वुड बी अ 27। तो जाहिर है अगला फिर 3 की पावर 4 यानी 81 होता। लेकिन देखिए ये बात आई डाउट शायद किसी के दिमाग में फौरन आए, बट आए तो इसका मतलब है बहुत अच्छी बात, बड़ी जबरदस्त बात सोची है कि 3 की पावर। तो ये इस अच्छा इस सीक्वेंस का अगर एन टर्म का फॉर्मूला बनाना होता तो वो 3 की पावर n ना होता फिर। तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस अगर हमें करने को बोले तो ये 3 की पावर n होगी ना, यानी जो टर्म नंबर होगा वही इधर पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखो ना। हाँ माइनस भी करना था, बिल्कुल सही, इसलिए कह रहा हूं कि देखो वो काम जरा थोड़ा सोचने में मुश्किल है। तो क्यों ना हम ये सोचते हैं कि यार देखो ये सिंपली 3 के मल्टीपल्स हैं, तो कुछ 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर 9 इंटू 3, तो फिर 27 इंटू 3 यानी 81। ठीक है जी, तो ये चीज ऐसे आ गई। अब जरा बी पार्ट पे देखिए इसका, चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं एक दफा ताकि तसल्ली हो जाए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सी 13 का ए पार्ट, इट इज 81। तो 13 का ए पार्ट में आपके पास 81, ये चीज यूं आ रही। ठीक है, तो ये इसका जवाब क्लियर हो गई जी। क्लास का लिंक रोज ही सेम ही होता है, जो मेरी क्लास का लिंक है ना वो सेम वाला ही, वो भेजा हुआ है। आप लोग को बार बार भिजवाना क्यों पड़ रहा है? मेरी क्लास का लिंक वही सेम ही है, डेली पे वही वाला हो। अच्छा, अब जरा देखिए, कहता है these are the first 5 terms of a different sequence। कहता है these are the first 5 terms of a different sequence। अब कहता है find an expression in terms of n for the nth term of this sequence। अच्छा, जब भी एक्सप्रेशन बनाने को बोले आपको याद है कि पहला थॉट ये देना है कि ये कॉमन डिफरेंस वाला तो नहीं है। तो अब जरा देखिए यहां से बच्चों, अगर हम गौर से देखें इसको, तो ये देखिए, अब देखो 35 से 31 तक, जरा बताइए 35 से 31 तक चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस -4 का है। देखिए ये -4 का डिफरेंस है। कितनों ने इसमें पहली दफा +4 ले लिया था? जरा यस कीजिए जिसने लिया था। जी, अब देखो +4 नहीं है बच्चों, ये बात उस चैप्टर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दो दिए हुए भी हैं हर तरह के, कि देखो इसमें ये डिक्रीज हो रहा है ना, 35 से 31 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो -4 होगा तो 31 बनेगा ना। फिर अब 31 में से -4 करेंगे तो 27 बनेगा कि नहीं? फिर 27 में से -4 करेंगे तो
23 बनेगा, और फिर 23 में से -4 करेंगे तो 19 बनेगा। चेक करो, क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ -4 ही नहीं चलता जा रहा? तो गौर कीजिए, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ -4, कॉमन डिफरेंस ऑफ -4 बिटवीन द टर्म्स। तो मुझे ये बताएं कि इन टर्म्स के दरमियान अगर कॉमन डिफरेंस है तो फिर एक्सप्रेशन बनाने के लिए कौन सी n की फॉर्म में, वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही है, वो ये था कि फिर nth टर्म की एक्सप्रेशन के लिए हमेशा जो फॉर्मूला आपने बनाना है वो था a+d इंटू n-1। ये बात याद है ना सबको? ये उस चैप्टर में हमने देखिए पढ़ा हुआ है सीक्वेंसेस में। अगर देखिए कोई चीज भूलती भी है, अब वीडियो लेक्चर्स का फायदा ये है कि वो अभी भी अपलोडेड है। आप फॉरन आफ्टर चेकिंग योर पेपर अगर लगे यार ये फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज गो टू दैट चैप्टर और उसको स्किप करके उस पार्ट पे जाके एक दफा रिकॉल बड़ा जबरदस्त हो सकता है। लेकिन जो चैप्टर्स बोर्ड पे हुए उनके लिए फिर रेफरेंस खाली नोट्स ही हैं। एंड आई होप वो इसीलिए, देखो बहुत टेक्निकल चीजें थी तो बहुत स्लो डाउन करके प्रैक्टिस करा करा के मॉक शीट डिस्कशन टॉपिकल्स साथ साथ सब होते रहे आपकी तरफ से, तो भी बड़ा उसमें एक चीजें दिमाग में बैठी नहीं। ठीक है, तो अब देखिए उसने कहा कि तो जब आपको ऐसी सीक्वेंस दिया जाए जिसमें कॉमन डिफरेंस हो बिटवीन द टर्म्स, जिसमें टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस हो, तो उसमें हमेशा फिर फॉर्मूला लगता है a+d इंटू n-1। जी फंसी, वो गुजारा हो जाएगा उस पर। अच्छा आप देखो, कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो बच्चों एक बात बताओ, nth टर्म, जब भी टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस होगा तो आपने nth टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन बनानी है उसका फॉर्मूला a+d इंटू n-1। बट याद रखना, अगर वैल्यूज ऐसे गिरती जा रही, फॉल कर रही हैं, तो फिर अच्छा अब बताओ इस फॉर्मूला में a की वैल्यू कौन है? a किसको कहते हैं? a उस सीक्वेंस की पहली टर्म को कहा जाता है। तो देखिए ये वाली जो आपकी टर्म है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज a। तो a इसमें 35 है। a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस जिनमें कॉमन डिफरेंस चल रहा था। और d इसमें क्या चीज है? देखिए इसमें d क्या चीज है, ये वाला d इज दिस कॉमन डिफरेंस जो सारों में एक जैसा है। कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी -4, +4 ना ले लेना इसमें। तो अब जरा देखिए कि इसमें a की जगह हम डाल देंगे 35, प्लस d की जगह डाल देंगे अब -4, और n तो टर्म नंबर है ना, तो हमने n की सूरत में ही बनानी है, तो इसलिए ऐसे ही रहे। अच्छा अब इधर थोड़ी सी एल्जेब्रा का ख्याल करना कि देखो 35 प्लस तो जनरल फॉर्मूला में है ना, बट डिफरेंस चूंकि -4 था तो इसको ऐसे लिख के n-1 यूं किया। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे? अगली लाइन में हम करेंगे 35। अब देखो प्लस इनटू दिस माइनस, प्लस इनटू माइनस को पहले इधर लिखो -4 इंटू n-1। समझ आई बात? अब आपको ये बात याद है ना कि nth टर्म का फॉर्मूला यूं बनेगा कि ये 35, जरा गौर से देखो ये -4 इंटू है ना, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी व्हाट, दिस विल बी नेगेटिव। और फिर ये आएगा 4 इंटू एन वुड बी -4n, और फिर ये आएगा तो -4 इंटू एन वुड बी -4n। एंड आगे क्या होगा जरा ये देखिए, तो -4 इंटू एन वुड बी -4n, एंड माइनस इंटू माइनस वुड बी अ प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे करके, तो ये 4 1 टाइम्स 4 आ जाए। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लैरिटी हो रही है? अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में हम,
अब देखिए ये लाइक टर्म गैदरिंग होगी 35 + 4 - 4n, तो क्या ये 39 - 4n नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल? ये बात सबको समझ में आई? तो इसका मतलब है कि nth टर्म इस सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्मूला जो nth टर्म का बन रहा है वो ये फॉर्मूला बने 39 - 4n, तो दिस वुड बी 39 - 4n। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 39 - 4n, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास a + d × n - 1, तो a 35 है, d -4 है, n - 1 या। बात समझ आई सबको? तो 39 - 4n ये होगा आपके पास इस टर्म्स का फाइनल सीक्वेंस फॉर्मूला। तो जरा चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला ही बनता है। तो 39 - 4n आता। अच्छा, ये जो ओ ई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है और इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट, ठीक है। देखिए जी, इसमें वो कहता है शानी मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स यूजिंग काउंटर्स, ठीक है जी। कहता है शानी मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स यूजिंग काउंटर्स। ये पैटर्न 1 है, पैटर्न 2 है, पैटर्न 3 है। कहता है कंप्लीट द टेबल। अब ये सारे पैटर्न्स हैं और नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, तो टेबल मुकम्मल करना है। तो इसका मतलब है कि देखिए अब गौर से, पहले पैटर्न नंबर वन था, तो उसमें कितने काउंटर्स थे? उसमें पैटर्न नंबर 1 में देखिए 5 काउंटर्स हैं। पैटर्न नंबर 1 में देर आर 5 काउंटर्स। पैटर्न नंबर 2 जो था उसमें 8 काउंटर्स हैं। आप बेशक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काउंटर्स दिए हुए। और पैटर्न नंबर 3 जो है, पैटर्न नंबर 3 में देखिए कि आपके पास कितने काउंटर्स हैं। पैटर्न नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके पास पैटर्न नंबर 3 में 11 काउंटर्स हैं, ठीक है। अब आपको वो कहता है कि पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5, नंबर ऑफ काउंटर्स अब आपने इनमें ढूंढने हैं। जरा बताइएगा कि ये तो चलो हमने इसका डायग्राम जरा समझ लिया। बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर गौर से देखो तो ये काउंटर्स का सीक्वेंस क्या कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस नहीं है? देखो 5 में +3 हो तो 8 आता है, 8 में +3 हो तो 11 आता है। तो अब 11 में +3 करूंगा तो ये 14 आएगा, फिर 14 में +3 करूंगा तो ये 17 आएगा। तो ये तो आपके चलो एक मार्क की फिलिंग टेबल्स की होगी। अब वो याद है, ये मैंने देखो आपको कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करवाया हुआ। कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न n। अच्छा, उस वक्त शायद आपने जब ये ईयरली पहली दफा, चूंकि पहला परिचय ये था, तो शायद उस टाइम आपने ये चैप्टर किया ना हो, लेकिन अब ये सीक्वेंसेस का मैंने अपलोड भी किया हुआ है और उस टाइम करवा भी दिया था। तो अब ये बी पार्ट हो नहीं जाना चाहिए खुद से। याद है किसी भी, अब देखो ना, हमने एक एक्सप्रेशन ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न n। तो मुझे बताओ ये काउंटर्स का सीक्वेंस ये आ रहा है 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए कि यार इसमें nth पैटर्न का क्या एक फॉर्मूला बनना चाहिए? जी मैं करा दूंगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें याद है कॉमन डिफरेंस है ना, टर्म्स के बीच देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या कहा था, हमेशा देखो कि पहले जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अब देखो काउंटर्स का, नंबर ऑफ काउंटर्स का जो टर्म्स दी हुई है वो ये वाली। तो गौर कीजिए, अब हमें पता है कि इसमें जो पहला टर्म होता है दैट इज कॉल्ड ए। तो ए इसमें 5 है और कॉमन डिफरेंस इसमें +3 है। बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है इसमें? वो +3 है। देखो अगर ये टर्म्स डिक्रीज हो रही होती, मिसाल ऐसे होता 17 14 11 8, तो फिर आप कॉमन डिफरेंस कितना लेते? उस फॉर्मूला में डी की वैल्यू फिर आप -3 लेते। याद आया? अगर टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव लेते। बट ये टर्म्स तो चूंकि बढ़ती जा रही है ना,
तो कॉमन डिफरेंस इसलिए पॉजिटिव है। आपको याद है nth टर्म का कॉमन डिफरेंस के लिए अब tn के बजाय इसको pn लिख लेता हूं, तो वो a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। फॉर्मूला याद है सबको, a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। अब a इसमें 5 है, d इसमें 3 ही है, और n माइनस वन को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि nth टर्म का एक्सप्रेशन बना रहे। तो ये आपके पास आएगा 5 प्लस, देखिए ये 3 दोनों से होगा तो ये 3n माइनस 3 हो जाएगा, और इसको फिर हम करेंगे 3n प्लस 5 माइनस 3, तो pn यानी nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा 3n प्लस 2। तो गौर कीजिए कि ये आपके पास 3n प्लस 2 इस तरह करके ये आ जाता है। तो 3n प्लस 2 आपके पास ये सीक्वेंसेस का इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो nth टर्म का अब यानी इधर सिर्फ देखो ये टर्म की पोजीशन पुट करनी है। जरा वैसे क्विक चेक मार भी लिया करो, देखो जरा वाकई पहली टर्म 5 ही बनती है इस फॉर्मूला के मुताबिक। देखिए 3 इंटू वन प्लस टू, तो 3 1 3 प्लस 2 5 ही होता है, वाकई 5 ही आ रहा। अब अगर मैं इस n की जगह इधर से ये 2 पुट करूं, यानी सेकंड टर्म जो है वो क्या आती है फाइनली, तो 3 2 6 प्लस 2 वाकई में 8 आती है, देखो 8 ही आ रही। अगर मैं थर्ड टर्म पुट करूं तो देखिए 3 की जगह 3 आ गया, n, तो n की जगह समझ रहे हो ना कि क्या डलता है, टर्म नंबर डलता है। तो ये देखो ये 3 3 9 प्लस 2 11 ही बनेगा। तो ये है वो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n जो आपको nth टर्म का वो देगा। यहां तक क्लैरिटी है? अब जरा देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में किस किस को मसला हुआ बताइए जी। हाउ मेनी ऑफ यू फेस्ड अ प्रॉब्लम इन सी पार्ट? चलिए अब सी पार्ट भी देखिए आपसे। अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि ये चैप्टर उस वक्त नहीं किया था, ये तब किया है ना उसको, हाँ तो अब तो होना चाहिए। चलिए अब मेरे से पहले करते हैं। कहता है शानी हैज 100 काउंटर्स। देखो अब उसके पास टोटल काउंटर्स हैं मौजूद। कहता है शी यूजेस, अच्छा ये तो अभी तक हम लड़का समझ रहे थे इसको, चलिए अभी पता लग गया। शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। ठीक है, कहता है शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक अ पैटर्न 20। अच्छा अब देखिए पैटर्न 20 बनाना है। कहता है शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो 3 मार्क्स बड़े मुफ्त के हैं। नहीं यार ऐसी बात ना करो, हनी शानी नॉर्मली बॉयज ही का नाम होता है, मैं तो अच्छा जी अब आइए जरा नेक्स्ट पे। कहता है जी शानी हैज 100 काउंटर्स, शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। अच्छा पहले ये बताओ, आपको देखिए इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स दे रहा है। जरा इफ आई गिव यू सम टाइम फॉर दिस, तो आप लोग जरा ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, जरा जल्दी से ट्राई करना। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करो। देखो इस सवाल में वो कहता है कि शानी हैज 100 काउंटर्स, शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न के। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले तो उसके पास ये याद रखिए शी हैज 100 काउंटर्स, और वो कहती है शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप ये देखिए कि पैटर्न 20 बनाने के लिए, देखो बच्चों पैटर्न नंबर 20 बनाने के लिए कितने काउंटर्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले हम ये ना निकाल लें कि पैटर्न 20 बनाने के लिए कितने काउंटर्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि व्हाट इज द nth टर्म का एक्सप्रेशन, इसमें 3n प्लस 2 है ना। देखो नंबर ऑफ काउंटर्स के लिए जो एक्सप्रेशन इस पूरे सीक्वेंस को कंट्रोल कर रही है वो 3n प्लस 2 है। तो मैं सबसे पहले देखिए आपको 20th पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो n जब 20 डाला तो इधर भी n 20th पैटर्न के लिए कितने काउंटर्स रिक्वायर्ड है, तो ये 13 to 20 is going to be 60 plus 2, यानी 62 काउंटर्स तो खर्च हो गए। देखिए 62 काउंटर्स खर्च हो गए 20th पैटर्न बनाने में। मुझे जरा बताना बच्चों कि अब रिमेनिंग काउंटर्स कितने बच गए। स्टेप 2 में अब रिमेनिंग काउंटर्स निकाल लेते हैं। 100 टोटल थे माइनस उसमें से 62 काउंटर्स खर्च हो गए, तो कितने रह गए उसके पास, 32 काउंटर्स रह गए। ठीक है ये चेक कर लेना।
जी जी देख लीजिएगा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 32 काउंटर्स। बच्चों अब बताओ कि nth पैटर्न का फॉर्मूला था 3n+2। अच्छा मुझे बताइए ये 32 काउंटर्स जो बच गए, इन्हीं से उसने वो k वाला पैटर्न बनाया ना। हाँ सॉरी यार, ये मुझे क्या हो गया आज। अच्छा देखो, अब ओरल करने का यही नुकसान, 100 में से 62 ऐसे माइनस करके देखा करो, इसमें से नहीं हो सकता, ये 9 है तो ये 8 और ये 3। देखो ओरल का नुकसान, ये नुकसान होता है। बिल्कुल सही है, 38 काउंटर्स, बिल्कुल सही। अब जरा बताइए 38 काउंटर्स जब आ गए ऐसे, तो बच्चों उसने देखो इस जुमला क्या कहा, कहता है शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक अ पैटर्न के। अब देखो आपको उसने 38 काउंटर्स जो बच गए, काउंटर्स बताए हुए हैं, तो मुझे बताएं कि यही टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स का एक्सप्रेशन इक्वेट ना कर दूं टू 38, और उसमें एन के बजाय वो कहता है उसने के वाला पैटर्न बनाया, तो यार आप के से रिप्लेस कर दो इसको, क्या फर्क पड़ता, क्या ख्याल। तो 38 इज इक्वल टू 3k+2। देखिए ये +2 उठ के इधर आ जाएगा, तो 38 - 2 इज इक्वल टू 3k है, एंड 36 इज इक्वल टू 3k, तो k वुड बी 36/3, विच इज कितना, k इज इक्वल टू 12th पैटर्न। इसका मतलब है कि वो 12th पैटर्न k का, जी ये चैप्टर अगर आपने मेरे साथ किया हुआ है ना, तो फिर आपको ये बात समझ आएगी। जी जी ऐसे ही। अब देखो ये तो समझ आ गया ना कि टोटल उसने, देखिए जो 20th पैटर्न बनाया उसके लिए काउंटर्स कितने खर्च हुए, हमने इसी फॉर्मूला में देखो 3 की जगह 3 डाला, और 20th पैटर्न बनाने के लिए कितने टोटल काउंटर खर्च हुए, जरा ये सुनना। अब तो वो आगे 62, अब रिमेनिंग काउंटर्स बने 100 - 62 यानी 38। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला या ये एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स ही नहीं बताता अगर उसमें n की वैल्यू पुट कर दी जाए। ये जिसने प्रॉब्लम पूछा है जरा वो उससे पूछ रहा हूं, ये टोटल ये एक्सप्रेशन आपको टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स का बता रहा है। तो अब वो जो रिमेनिंग 38 काउंटर्स बचे थे, ये 3n+2 को अगर मैं उस 38 के इक्वल कर दूं, तो वो पैटर्न नंबर नहीं पता लग जाएगा कि वो कौन सा पैटर्न नंबर है जो 38 काउंटर्स से बन सकता है। तो मैंने इसीलिए फिर 3n+2 को 38 के इक्वेट करके n को सिर्फ उसने, चूंकि उसने कहा था कि जी टू मेक पैटर्न k, तो nth पैटर्न के बजाय उसने k पैटर्न बोल दिया, तो मैंने इसमें 3k+2 को 38 से इक्वेट करके ये 2 उधर जाके -36 और फिर ये 3 इधर आके डिवाइड। जिसने प्रॉब्लम पूछा था इस सवाल का, बच्चों जरा ईमानदारी से बताइए आपको समझ आई कि क्यों इक्वेट किया 38 का। जिसने प्रॉब्लम में पूछी थी, मैं नाम मिस कर गया था इस जो ये चलो। तो देखिए इस 3 मार्क्स के स्टेप्स हैं ऑब्वियसली, तो आपने इसमें, तो पहला तो 14 and 7 है, फिर 3n+2 है, और अब ये 12 आता है, ठीक है। देखिए वो आपको कहता है कि here are the first 4 terms of a sequence। कहता है ये 4 टर्म्स आपको सीक्वेंस की दिखा रहा है वो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। वो कह रहा है कि आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का ये इसने दिखाया हुआ है। तो हमने एक्सप्रेशन बनानी है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा इस सवाल में ना जी बहुत एक आसानी है, अगर आप गौर से देखें, आई यू वॉचिंग, कि यहां पर 2 तरह के सीक्वेंस दिए हुए हैं। देखिए दीज आर फ्रैक्शंस एक्चुअली, तो हमारी भी वो nth टर्म की एक्सप्रेशन समथिंग ओवर समथिंग ही बनेगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें 2 सेट ऑफ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। न्यूमरेटर्स में गौर करो, एक अलग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, देखिए ये वाला, और डिनोमिनेटर्स में एक अलग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखिए ये कॉन्सेप्ट ना आप सीखें समझने के लिए, कि हमें जब भी इस तरह से 2 अलग अलग सीक्वेंसेस दिए हों, न्यूमरेटर्स में अलग जा रहा हो और डिनोमिनेटर्स में अलग, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर जरा आपने गौर से देखना है कि फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू बेसिकली। देखिए बच्चों अगर हम देखें तो इसमें जो न्यूमरेटर्स थे, न्यूमरेटर्स में गौर से देखिएगा, आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला थॉट आपने ये देना है कि क्या ये कॉमन डिफरेंस वाले पैटर्न्स तो नहीं है। तो गौर से देखिएगा
कि आप अगर गौर करें तो सी हमारे पास ये जो टर्म्स जा रही 12 से 17, 17 से 22, 22 से 27, इफ यू लुक क्लोजली तो ये आपके पास न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं, गौर करो बच्चों, क्या ये +5 के कॉमन डिफरेंस पे लाई नहीं करते? तो अगर ये कॉमन डिफरेंस हो तो मैंने क्या बताया था, उसकी nth टर्म की एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस d जो है वो 5 है, और सीक्वेंस का पहला टर्म, आपको याद है a इसमें पहला टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है, वो आपको 12 दिया हुआ है। तो आपको सीक्वेंस का पहला टर्म भी पता है, और इधर से गौर कीजिए कि देखें 12 में +5 फिर 5 और ऐड करते गए तो ये इस तरह से हमारे पास एक वो आ रहा है। तो d इसमें आ रहा है 5 और a इसमें आ रहा है 12। तो आप जरा गौर से देखिएगा कि इसमें देखिए एम्पल स्पेस, नीचे आपको अच्छी खासी स्पेस दी हुई है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो मैं यूं करता हूं कि इसमें अब मेरे पास देखिए इसमें nth टर्म का जो एक्सप्रेशन बनाने का फॉर्मूला था, आपको याद है, वो था a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। याद है, a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। जब भी टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस हो तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं nth टर्म की एक्सप्रेशन बनाने के लिए उस सीक्वेंस की। तो अब इसमें चूंकि कॉमन डिफरेंस है 5 का, 5 का, 5 का, तो आपने क्या करना होगा, देखिए इसमें a यानी पहला टर्म क्या आ रहा है, वो 12 आ रहा है, प्लस डिफरेंस 5 का है, तो 5 इंटू एन माइनस वन, तो ये बनेगा 12 प्लस 5n माइनस 5। तो ये कितना आएगा, अब देखो ये आएगा आपके पास 5n प्लस 12 माइनस 5। क्यों जी? तो 5n प्लस 12 माइनस 5। अब इसको मैंने देखिए क्या किया, ओपन किया ना, तो 5n माइनस 5 आ गया ऐसे, और 12 भी इधर आ रहा। अब लाइक टर्म गैदरिंग कर लेंगे, तो हमने 5n को इधर रखा और प्लस 12 और माइनस 5 को इधर रख दिया। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला इसका बना सी 5n प्लस 7। तो देखो ये है वो nth टर्म की एक्सप्रेशन 5n प्लस 7। तो ये जो आपको न्यूमरेटर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है ना, 12, 17, 22, 27, जब भी बच्चों याद रखो फ्रैक्शंस दिए हों सीक्वेंसेस में, तो उसमें न्यूमरेटर्स का एक अपना सीक्वेंस होता है और डिनोमिनेटर्स का एक अपना सीक्वेंस होता है। तो आप न्यूमरेटर्स का पहले सीक्वेंस निकालो इस फॉर्मूला के थ्रू, जो कि 5n प्लस 7, और इसी तरह अब आपने डिनोमिनेटर्स का आपने एक सीक्वेंस निकालना है। कैसे करके जरा ये देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, आपके पास ये आ रहा है डिनोमिनेटर्स में। जरा बच्चों गौर करिए कि आपके पास, चलो जगह देयर इज इनफ स्पेस, तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, कि ये जो इसने डिनोमिनेटर्स में नंबर्स दिए हुए थे, सी वो क्या है, 16, 25, 36, 49। यानी आपको ये टर्म्स दिए हुए हैं 16, 25, 36 और 49। आपको याद है बच्चों, मैंने क्या कहा था कि देखिए अब इनमें कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। देखिए ये तो 9 का डिफरेंस है, फिर ये कुछ और ज्यादा का डिफरेंस है, ये और ज्यादा। तो जब कॉमन डिफरेंस ना हो तो फिर यकीनन आपको थॉट देनी चाहिए कि क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब्स तो नहीं है। आर यू ऑल वाचिंग? कि देखिए इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब्स, देखिए ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49। जरा गौर करो बच्चों, ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो चलते चलते हमने nth टर्म की एक्सप्रेशन बनानी। आपको याद है कि देखो ये टर्म नंबर 1 है, लेकिन गौर से जरा देखना, स्क्वायर ये 4 का हुआ। देखिए दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन आपको याद है कि टर्म नंबर 1 है, सी दिस इज टर्म नंबर 1, लेकिन स्क्वायर ये 4 का हुआ। तो 1 से कितना ज्यादा है 4? 3 ज्यादा है। तो ये 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हुआ है।
1 + 3 इज 4 और 4 का स्क्वायर इज 16। फिर चेक कीजिए, जब ये 2 दिया हुआ है तो ये 2 से 3 ज्यादा, देखें टर्म नंबर 2 था तो ये 2 से 3 ज्यादा अमाउंट का स्क्वायर है। इधर टर्म नंबर 3 है तो ये 3 से 3 ज्यादा अमाउंट का स्क्वायर है। टर्म नंबर 4 है तो ये 4 से 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब पे टर्म नंबर n होगा तो ये टर्म नंबर से 3 ज्यादा अमाउंट का हमेशा होल स्क्वायर नहीं आ रहा, बताया था ना ये। तो देखिए दोबारा से देखो कि ये टर्म नंबर 1 है, देखो ना ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर, 36 जो है 6 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर। आपने टर्म नंबर से रिलेट करना है कि टर्म नंबर 1 है तो ये 1 से 3 ज्यादा का स्क्वायर, फिर टर्म नंबर 2 है तो ये 2 से 3 ज्यादा का स्क्वायर, टर्म नंबर 3 है तो ये 3 से 3 ज्यादा का स्क्वायर, टर्म नंबर 4 है तो ये 4 से 3 ज्यादा का स्क्वायर आ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां से n+3 होल स्क्वायर ऐसे करके यूं लगा लिया। तो जो टर्म नंबर है उससे हमेशा 3 ज्यादा, तो टर्म नंबर अगर अब n है तो n से 3 ज्यादा का स्क्वायर हम यूं लगा लेंगे, तो n+3 आ गया इस तरह करके आपके पास। तो बच्चों गौर करो, अब ये आपके पास बनता है, सॉरी इसका फाइनल जवाब देखिए, डिनोमिनेटर का जो सीक्वेंस है वो तो आपके पास n+3 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, और न्यूमरेटर का ये आ रहा है। तो अब जरा गौर कीजिए कि देखो न्यूमरेटर का आपके पास 5n+7 था और डिनोमिनेटर के सीक्वेंस का n+3 होल स्क्वायर है। तो इस तरह से आपने न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर्स का सीक्वेंस और डिनोमिनेटर्स के साथ उसका लिखना था। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 5n+7 अपॉन n+3 का होल स्क्वायर कर। दिस इज हाउ यू हैड टू फाइंड इस पूरे का आंसर। तो ये याद कीजिए कि कॉमन डिफरेंस वाला एक्सप्रेशन कैसे ढूंढते थे और परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स वाला। तो देखिए ये नोट्स में इसीलिए आपको पहले से ये चीज करवाई गई थी। तो इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला ये बनेगा, यानी अब आपको इस पूरे फ्रैक्शन में जिस भी प्लेस वैल्यू पे टर्म चाहिए उसमें सिर्फ टर्म नंबर पुट करो, उस जगह पे मौजूद अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो इफ यू लुक बैक एट द आंसर तो जरा देखिएगा इसका जवाब एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, 5n+7 ओवर n+3 का होल स्क्वायर। तो यहां तक बच्चों आपने इस तरह से इसको यूं फिगर आउट करना था। जरा देखिएगा, ये अबाउट सीक्वेंसेस और पैटर्न्स के बारे में एक सवाल है जिसमें आपको मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में सी इट सेज के here are the first 3 patterns in a sequence made using dots and lines। देखिए पैटर्न नंबर 1 जो है उसमें 3 डॉट्स हैं। तो ये देखिए उसमें पैटर्न नंबर 1 में आपको बताया हुआ है कि उसमें नंबर ऑफ डॉट्स 3 हैं और उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 2 हैं। यानी ये जो पैटर्न नंबर 1 है इसमें 3 डॉट्स हैं ये, और इस तरह से एक लाइन और ये दूसरी लाइन, 2 लाइंस। ठीक, ये इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि पैटर्न नंबर 1 में नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो 3 लगे हुए हैं और नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 2 हैं। आप काउंट भी कर लें कि देखिए पैटर्न 1 में डॉट्स 3 ही हैं और लाइंस इस तरह से ये 2 बनी हुई। ठीक, इसी तरह पैटर्न नंबर 2 में देखिए जरा, अब ये पैटर्न नंबर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद 6 है। जरा देख लीजिए, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो बाकी नंबर ऑफ डॉट्स इसमें 6 ही हैं। और इसमें लाइंस की तादाद देख लीजिए, नंबर ऑफ लाइंस इसमें 7 है कि नहीं। देखिए अब कैसे, ये 1 ये 2 ये 3, चलो मैं उनको यूं कर लेता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस हैं वाकई ऐसे। और पैटर्न नंबर 3 में अब आपने देखिए पैटर्न नंबर 3 में ये डॉट्स, ये नंबर ऑफ डॉट्स अब खुद फिल इन करने। तो उसने कहा ना कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 5 पैटर्न्स इन दिस सीक्वेंस। तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो देखिए पैटर्न नंबर 3 में इफ यू लुक क्लोजली तो इसमें डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 नंबर ऑफ डॉट्स
ठीक है। पैटर्न नंबर 3 में पैटर्न नंबर 3 में आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स 9 है, और अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? सी इफ यू काउंट तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ लाइंस तो 12 होंगे ऐसे। अच्छा, आप अगर एक बात पे गौर कीजिए तो देखें, पैटर्न्स इज ऑल अबाउट फोकसिंग के सिचुएशन किस तरह बिल्डअप हो रही है, तो ये देखिएगा। तो ये पैटर्न नंबर तो हमारे पास बेसिकली एन की वैल्यू है ना, कि जो भी पैटर्न नंबर होगा वो एन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब हमने पैटर्न फोर्थ ड्रॉन नहीं है, अब पिछले ट्रेंड को देख के पैटर्न नंबर 4 में देखना है बच्चों कि इस पैटर्न फोर्थ में नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे और नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। इसी तरह पैटर्न फिफ्थ में नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। देखिए, हर दफा सवाल एक अलग स्टाइल में आता है, लेकिन इसकी कुछ फिक्स बातें आपको सिखाई हुई है कि जरा देखिए, पैटर्न नंबर फोर्थ जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स किस तरह से हम बिल्डअप कर रहे हैं, तो जरा ये देखिए। देखिए, अब इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये है ना कि आप देख रहे हो कि ये 3 में ये +3 हो रहा है तो 6 आ रहा है, फिर 6 में ये +3 हो रहा है तो ये 9 आ रहा है। तो ऑब्वियसली फिर 9 में क्या होगा, +3 होगा तो ये 12 आएगा, फिर 12 में +3 होगा तो ये 15 आ जाएगा। तो इनका तो सीक्वेंस इस तरह चलता जा रहा है। तो सी इफ यू क्लोजली वॉच दिस, तो आप गौर कीजिए कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ डॉट्स का सीक्वेंस है ये बेसिकली +3 होता जा रहा है। यानी देखिए, हर पिछले में आप +3 करते जाओ तो आपको अगला वाला मिलता जा रहा है। तो फिर ये 9 में जाहिर है +3 होगा, दिस विल बी 12, और 12 में +3 होगा तो ये फिफ्थ में इधर 15 आ जाएगा। सिंपली इसको इस तरह से आप सीक्वेंस आउट ऐसे कर सकते हैं। तो ये बीच की बेशक मिटा दीजिएगा, बिकॉज ये उसको सिर्फ फिलिंग मांगी। और गौर करिए बच्चों के नंबर ऑफ लाइंस का सीक्वेंस में आप नोटिस कर रहे हो कि नंबर ऑफ लाइंस के सीक्वेंस में ये +5 हो रहा है, फिर 7 में ये +5 हो रहा है, 12, फिर 12 में ये +5 होगा विच इज 17, और 17 में ये +5 होगा विच इज ये 22, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो हर में आप ++5 ये करते चले जाएंगे तो आपको जवाब इसका यूं मिलता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, गौर कीजिए जी, आपके पास 12 इस तरह से चलता जा रहा है, तो ये तो टेबल फिल हो गया। अब बी पार्ट में वो कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न एन। सवाल है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न एन। अब नंबर ऑफ लाइंस का हमने सीक्वेंस बनाना है nth पैटर्न का। ठीक है जी, तो इन टर्म्स ऑफ एन फॉर पैटर्न एन, तो मुझे एक बात बताइए कि नंबर ऑफ लाइंस का जो सीक्वेंस है वो है किस डिजाइन का? देखिए, नंबर ऑफ लाइंस का जो हमारे पास सीक्वेंस है वो ये वाला आ रहा है। तो मैं अगर आपके सामने इन वैल्यूज को लिखूं तो सी दिस इज 2 7 12 17 22 एंड सो ऑन। तो गौर कीजिए कि क्या ये वो कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस नहीं है कि 2 में +5 करें तो 7 आता है, 7 में +5 करें तो 12 आता है, 12 में +5 करेंगे तो 17 आएगा। तो ये एक कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस है। कॉमन डिफरेंस वाले सीक्वेंस में nth पैटर्न कैसे निकालते हैं? आपको याद है कि इसको a प्लस b इंटू n-1 के जरिए ढूंढा जाता है। अब इसमें a कितना है हमारे पास? पहली टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जो है वो 2 आ रही है, प्लस कॉमन डिफरेंस इसका 5 है, तो 5 इंटू n-1 ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि nth पैटर्न जो है ये बनेगा 2 प्लस 5n-5। ठीक है, 2 प्लस 5n-5, और अब ये आ जाएगा आपके पास 5n प्लस 2 -5, तो ये बनेगा 5n-3। तो इसका मतलब है कि nth पैटर्न ऑफ दिस सीक्वेंस बनेगा, ये आएगा आपके पास 5n-3। तो इसका मतलब है कि nth पैटर्न होगा इसका 5n-3। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ लाइंस का जो nth पैटर्न बना वो 5n-3 है। तो जब भी टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस हो तो बताया गया था आपको कि फिर उसमें nth पैटर्न का फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूला से बनता है, जिसमें a इज द फर्स्ट टर्म और ये d इज द कॉमन डिफरेंस और फिर इधर n-1 ऐसे करें। तो ये आपके पास 5n-3 बनेगा।
अब जरा देखिए इसने जो अगला सवाल किया है, कहता है अनवर मेक्स वन ऑफ दीज पैटर्न्स यूजिंग 92 लाइंस। अब देखो नंबर ऑफ लाइंस का हमें फॉर्मूला पता है कि कितना उसका फॉर्मूला बन रहा है, तो वो कहता है कि उसने 92 लाइंस यूज करके एक सर्टेन पैटर्न बनाया। क्या हम वो पैटर्न नंबर ढूंढ सकते हैं पहले? लेकिन उसने आपसे पूछा नंबर ऑफ डॉट्स का है इन इनवर्स पैटर्न। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चों आपने ये देखना है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ वो पैटर्न नंबर क्या बनता है जिसमें 92 लाइंस यूज हुई हैं। तो आप नंबर ऑफ लाइंस वाला पैटर्न बनाओ जो पीछे आपने अभी क्रिएट किया। देखिए यही वाला 5n-3 ही वो नंबर ऑफ लाइंस का पैटर्न है। तो अगर उसने यहाँ पे देखिए अब 92 लाइंस इस्तेमाल की हैं, तो हम इधर 92 लाइंस लिख के ये ढूंढ लेते हैं पहले कि वो कौन सा पैटर्न नंबर है जो आपको 92 लाइंस बना के दे रहा है। तो n को फाइंड कर लेते हैं। तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n, और ये आ जाएगा आपके पास 95 इज इक्वल टू 5n। तो n वुड बी 95/5। तो सी पैटर्न नंबर बनेगा 5 1 टाइम्स, ये 4 आगे हो गया, तो 5 9 45। तो इसका मतलब है कि ये 19th पैटर्न बनता है जिसमें 92 लाइनें इस्तेमाल हुई हों। तो दिस इज द 19th पैटर्न। बट उस 19th पैटर्न में हमने नंबर ऑफ डॉट्स तलाश करने। तो याद रखिए हमने नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड करने हैं इस 19th पैटर्न में। अच्छा बच्चों, अब नंबर ऑफ डॉट्स का जो वो बनता है सीक्वेंस, देखिए नंबर ऑफ डॉट्स के लिए जरा गौर करो कि नंबर ऑफ डॉट्स का जो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है 3 6 9 12 15 और इस तरह से। तो इसके लिए देखिए अब एक शॉर्टकट तो ये भी है कि आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न नंबर है उसको इंटू 3 कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ डॉट्स मिल रहे हैं। पैटर्न 2 है तो इंटू 3 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 3 को इंटू 3 कर रहे हैं, ये 9 आ रहा है। 4 को इंटू 3 कर रहे हैं, ये 12 आ रहा है। 5 को इंटू 3 कर रहे हैं तो ये आपके पास 15 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 19th पैटर्न होगा, 92 लाइनें जाहिर है चलते चलते 19th पैटर्न में यूज हुई होंगी ना। तो 19 को इंटू 3 अगर करूं तो क्या नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद नहीं निकल आएगी? लेकिन अगर आप इसको एक सिंपल वे से करना चाहते हो, ये तो एक ये तरीका था। दूसरा ये था कि आप नंबर ऑफ डॉट्स का फॉर्मूला बना लें। देखिए नंबर ऑफ डॉट्स का फॉर्मूला बना लें nth फॉर्म में कि ये देखिए 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन ये बन रहा था। तो अब इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 3 है, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस ही है। तो इसलिए अब आप इसमें भी a प्लस d इंटू n-1 से पहले nth पैटर्न का फॉर्मूला बना लें a प्लस डी इंटू n-1 से। तो a आपके पास आ जाएगा 3 करके, तो a इज 3 प्लस d जो है वो 3 बनेगा इंटू n-1। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा 3 प्लस 3n-3। तो दिस विल बी 3n प्लस 3 माइनस 3। तो ये कट के क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3n बन जाएगा। तो nth पैटर्न का सीक्वेंस इसमें बनेगा आपके पास 3n। अच्छा बच्चों, अब देखिए कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डॉट्स के लिए जो फॉर्मूला बना है वो 3n। तो 19th पैटर्न ऐसा था ना जिसमें 92 लाइंस यूज हुई थी। अब हमने पहले ना इन 92 लाइंस के जरिए नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला लगाकर n ढूंढा, यानी कितनावा पैटर्न बनता है, 19th पैटर्न बनता है जिसमें 92 लाइंस इस्तेमाल हुई होंगी। तो जब हमें पैटर्न नंबर मिल गया और हमें नंबर ऑफ डॉट्स का फॉर्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ डॉट्स अब अगर ढूंढने हो तो वो 3n के फॉर्मूला से मिल सकते हैं। तो वो n, अब हमने 92 लाइंस वाला पैटर्न नंबर 19th बनता था तो उसमें उसने नंबर ऑफ डॉट्स पूछे। तो फिर नंबर ऑफ डॉट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये 3n वाला फॉर्मूला में n डालोगे 19, क्योंकि 19th पैटर्न में 92 लाइंस थी बट अब उनमें नंबर ऑफ डॉट्स मांगे। तो 3 इंटू 19 कितना आएगा आपके पास, 19 इंटू 3 इस तरह करके 3 9 27, 2 कैरी 3 1 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 57। ये 57 डॉट्स इसका मतलब है उस पैटर्न में आपके क्रिएट हो रहे हैं।
तो देखिए बच्चों, अगर आप वैसे भी देखें इसमें चलते चलते वो वाला टेक्निक फॉलो करते हैं जैसे इन सब में हो रहा है कि देखिए 1 को इंटू 3 कर रहा है तो वो 3 आ रहा है, पैटर्न नंबर को इंटू 3 करें तो नंबर ऑफ डॉट्स निकल आ रहे हैं, फिर पैटर्न नंबर 3 को इंटू 3 करें तो 9 आ रहा है, 4 इंटू 3 करें तो 12 आ रहा है, 5 इंटू 3 करें तो 15 आ रहा है। तो इसी तरह 19 इंटू 3 करेंगे तो डॉट्स फिर भी निकल आएंगे ना आपके पास। तो ये 57, 19 3 57, उस तरह भी यही जवाब बन रहा था, लेकिन दूसरी तरह जरा कह लो लंबा वर्किंग ऐसे हमने किया। इट्स अबाउट हाउ यू थिंक ऑन दिस सिचुएशन कि जब कॉमन डिफरेंस हो ना, वैसे बेस्ट तरीका हमेशा एक याद रखिए, जब भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हो तो आप पहले इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके उसके nth पैटर्न का एक फॉर्मूला बना लिया। जब वो बन जाता है तो फिर हर चीज हमें सीखी थी कि कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इसके अगर हम इसके आंसर्स चेक करें पीछे से तो देखिए इसमें आपके पास टेबल फिलिंग तो आ रही थी 9 12 15, वो हमने सही की। 12 17 22 देखिए ये हमने सारे सही फिल किए हुए हैं कि ये 9 12 और 15 है, 12 17 22 है। फिर पैटर्न 5 एन माइनस 3 फॉर्मूला बना था नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और फिर एंड पे 57 डॉट्स उस पैटर्न नंबर में आ रहे थे। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है बच्चों अभी आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बच्चों 21st क्वेश्चन में वो कहता है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स u1 u2 u3 u4 इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर गिवन बिलो। तो ये इसी टाइप का हमने पीछे सवाल किया है। तो ये उसने u1 दिया हुआ है, ये u2 दिया हुआ है, ये u3 दिया हुआ है, ये u4 दिया हुआ है, और वो कहता है इवैल्यूएट कीजिए u पावर u5 को। सॉरी, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इस किस्म के लाइन सीक्वेंसेस में आप ये नोटिस करो कि देखो जब ये u का मतलब ये टर्म नंबर है, t1 को u1 कह रहे हैं, यानी टर्म नंबर जब 1 है तो इसका स्टार्टर डिजिट भी 1। ये टर्म नंबर 2 है तो जरा गौर से देखिए ये। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं, आपने आइंदा से इसी तरह आपने सोचना है। देखिए जब ये u1 था तो आपका यानी जो टर्म नंबर था, टर्म नंबर n से ना आप इसको मिलाकर देखा करें। टर्म नंबर 1 है तो आपका इनिशियल डिजिट भी 1 है। जरा गौर कीजिए टर्म नंबर 2 है तो वॉच दिस के देखिए आपका ये जो टर्म नंबर 2 है तो इनिशियल डिजिट भी 2 है। जब टर्म नंबर 3 था यानी n की वैल्यू 3 है तो आपका इनिशियल डिजिट भी 3 है। जब n की वैल्यू 4 है तो आपका इनिशियल डिजिट भी यहां से 4 है। तो गौर कीजिए जब ये u5 होगा तो u5 में जब इनिशियल डिजिट 5 है तो इधर भी तो आपके पास 5 ही आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ना हम जरा इसमें un का भी टर्म बनाते जाएं अपने लिए कि जब ये nth टर्म का बनाने को बोलेगा तो जब ये इधर n होगा तो ये भी n होगा। उसने तो खैर u5 का पूछा है ना। फिर गौर से देखना आप अगला सीक्वेंस कि देखिए बच्चों अगर टर्म नंबर 1 है तो आपका ये सेकंड जो है बीच में तो सब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, तो आप भी ये मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे और इधर भी आप मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। और फिर आप देखेंगे कि देखिए इसमें अब देखो टर्म नंबर 1 है तो आपका ये 3 आ रहा है, टर्म नंबर 2 है तो ये 4 आ रहा है, टर्म नंबर 3 है तो ये 5 आ रहा है, टर्म नंबर 4 है तो ये 6 आ रहा है, टर्म नंबर 5 है। तो जरा गौर से देखिए बात को कि देखिए जो टर्म नंबर है उससे 2 ज्यादा, टर्म नंबर 1 है ना तो 1 से 2 ज्यादा करो तो ये 3 आता है। जरा देखिए ना इसमें +2 है। पहला टर्म जो टर्म नंबर है वही नंबर था, दूसरा वाला जो फिगर है वो उसमें टर्म नंबर में +2 करके 3 आ रहा है, फिर टर्म नंबर 2 है तो इसमें +2 करके ये 4 आ रहा है। सी हर दफा +2 करना पड़ेगा। फिर टर्म नंबर 3 है तो इसमें +2 करके आपका 5 आ रहा है, टर्म नंबर 4 है तो इसमें +2 करके C4 में 2 6 आता है। तो टर्म नंबर 5 होगा तो इसमें +2 करेंगे, क्या ख्याल? तो 5 में +2 करेंगे तो ये 7 आ जाए। और अब देखिए इनमें तो ये सब में तो प्लस 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 करके आ रहा है तो हमारा भी जवाब इसमें ये प्लस ही होगा। और गौर से देखिएगा अब इधर अगर ये un है तो फिर इसका मतलब है दूसरी टर्म n में +2 करके आएगी। बात समझ रहे हो? तो ये n में +2 करके हर दफा हमारा ये दूसरा टर्म आ रहा है। तो सी ये टर्म नंबर 1 है तो पहला डिजिट तो वही है, 2 में ये 2 ही था, 3 में 3 ही है, 4 में 4 ही है, 5 में 5 ही है, तो n में n ही होगा कि नहीं? फिर सेकेंड टर्म
टर्म नंबर जो भी था 1 था तो उसमें 2 ऐड करके 3 आ रहा है, टर्म नंबर 2 में 2 ऐड करके 4 आ रहा है, टर्म नंबर 3 में 2 ऐड करके 5 आ रहा है, टर्म नंबर 4 है तो 2 ऐड करके 6 आ रहा है, टर्म नंबर 5 होगा तो 2 ऐड करके यहाँ 7 ही नहीं आएगा, और प्लस का साइन तो एज इट इज है, तो इधर भी आप फिर सबके साथ प्लस का साइन डालोगे। तो इसी तरह मैं कह रहा था जब टर्म नंबर n है तो पहला n ही होगा, और दूसरे में ये दूसरा टर्म जो आ रही है इसमें n में +2 करके, तो ये n+2, इसलिए ये मैं यहाँ पे यूं लिख रहा हूँ, दिस इज n+2। तो ये हम अपने लिए पहले से बना रहे हैं nth टर्म का भी सीक्वेंस, ठीक है, इसमें लाइन सीक्वेंसेस में पहले ही बना। अच्छा अब गौर कीजिए कि देखो जो टर्म नंबर है 1 है तो ये 2 आ रहा है, टर्म नंबर 2 है तो ये 3 है, टर्म नंबर 3 है तो ये 4 है, पैटर्न देख रहे हो, टर्म नंबर 4 है तो ये 5 है, एक एक ज्यादा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि टर्म नंबर 1 है तो ये वाला अब +1 करने से आ रहा है, फिर टर्म नंबर 2 में +1 करें तो 3 आता है, सी, फिर टर्म नंबर 3 है तो +1 करें तो 4 आता है, फिर टर्म नंबर 4 है तो इसमें +1 करें तो आपके पास 5 आता है, टर्म नंबर 5 है तो फिर इसमें +1 करेंगे तो 5 + 1 यानी 6 और उसका स्क्वायर लेंगे, और इधर अगर टर्म नंबर n है तो उसमें +1 करके क्या आएगा, देखिए जरा, +1 करके ये आएगा n में n+1 और होल स्क्वायर तो सबके ऊपर टॉप, ठीक है, ये पैटर्न को आपने स्टडी करना। खैर उसने हमसे ये पूछा है कि आप U5 की वो पूरी सीक्वेंस बनाओ, तो ये तो हमने बना लिया U5 का, तो ये इक्वल टू कितना आएगा, आप देखो 5 × 7 इज 35 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 35 प्लस 36 इज गोइंग टू बी हाउ मच, 11 कैरी 1 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 71। तो U5 का कंप्लीट जो जवाब इधर हम लिखेंगे U5 का, वो लिखेंगे 5 × 7 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 71। ये पूरा एक फिफ्थ लाइन ऑफ द सीक्वेंस जो है वो ये होगा। अब जरा बच्चों देखो, इसने एक बात बोली है, कहता है कि द nth टर्म, देखो पहले से सोचने का फायदा, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस un इज इन द फॉर्म दिस। अब उसने nth टर्म को ना अपनी फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, n × n + p + n + q होल स्क्वायर। देखो हमने जो nth टर्म की शक्ल बनाई थी अपने लिए, वो क्या बनाई थी, शुरू से ही जो हम सोचते आ रहे थे, हमारी शक्ल थी n × n + 2 + n + 1 होल स्क्वायर। तो जरा चेक करो, ये n तो n से मैच कर गया, ये n इस n से मैच कर गया, तो p कितना था फिर, वो कह रहे हैं ना राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p हमारे मुताबिक +2 आ रहा है ऐसे करके, तो p +2 है चूंकि 1 मार्क था, और फिर ये प्लस प्लस से मैच कर रहा है, इधर n n से मैच कर रहा है, और ये q कितना था फिर, q भी आपका +1, p और q इस तरह से आपने सोच लिया। तो ये तभी होता कि देखें आपने टर्म नंबर के साथ ना पहले मेंबर को, टर्म नंबर के साथ ही दूसरे मेंबर का रिलेशन देखें, टर्म नंबर के साथ ही तीसरे का रिलेशन देखें। तो आई होप ये क्लियर हुआ आप। अब पी क्यू तो निकल आया, अब मुझे बताएं, कहता है यूएन कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। यूएन वाला जो सीक्वेंस है वो कहता है इस शक्ल में भी इसे लिख सकते हैं, तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। 2 मार्क्स का पार्ट है, तो हम यूं करते हैं कि जरा हमने जो ये यूएन वाला सीक्वेंस ये बनाया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, यही शक्ल बनेगी। तो ये n × n + 2 था प्लस n + 1 होल स्क्वायर था। तो अब गौर कीजिए कि ये बनता है आपके पास n × n n स्क्वायर। देखिए अब ये तो दोनों से इस तरह खुलेगा n स्क्वायर, यानी हमने ना इस un वाली शक्ल को ऐसी शक्ल बनाना है, तो फिर उसमें जो n स्क्वायर का पार्टनर होगा वो a की वैल्यू होगी, जो n का पार्टनर होगा वो b होगा, और जो अकेला है वो c होगा। तो n स्क्वायर + 2n, ठीक है, प्लस, अब इस पे याद है आपको क्या लगती थी, इस पे एक आइडेंटिटी लगती है वही वाली कि n स्क्वायर + 2 × n × 1 + 1 का स्क्वायर, याद है, इस पे हम ये आइडेंटिटी यू लगाते थे। ये आपके पास फाइनली बनेगा, सी दिस विल बी n स्क्वायर + 2n + n स्क्वायर + 2n + 1। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, आप देखिए कि इधर से n स्क्वायर + n स्क्वायर
प्लस 2n प्लस 2n प्लस 1। तो ये बनेगा आपके पास 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो देखिए हमारे मुताबिक un का सिंप्लीफाई होके उसी टर्म से सीक्वेंस से ये शक्ल बनी, और उसके मुताबिक un की शक्ल क्या बननी चाहिए, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो बच्चों आप जरा मैचिंग करोगे, देखो n स्क्वायर तो n स्क्वायर से मैच कर गया, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 2 थी। फिर देखिए n तो n से n पावर 1 से मैच कर गया, तो b की वैल्यू प्लस b प्लस 4 है, और अकेला c जो है वो आपके पास पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो ऐसे करके यूं लिखें। ठीक है, तो इस तरह आपने थोड़ा सा बस ये सोचना है। लेकिन देखें ये इस टाइप के क्वेश्चंस जरूरी नहीं है हर दफा आए, बट आपको सीक्वेंसेस का जो अभी रिसेंट मैंने 3 साल में पैटर्न ट्राई करवाया उस पर जरा नजर रखिएगा, तो अच्छी उसमें आपकी समझ हो जाएगी। बहरहाल इसको भी सीखें, कोई मुश्किल बात नहीं, इसको रिपीट पे 1-2 बार देखिए, आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएगा वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द डायग्राम शोज फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस। कहता है जी अब एक सीक्वेंस है, ये पैटर्न 1 है। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो पैटर्न नंबर है 1, ये पैटर्न नंबर 2 है, ये पैटर्न नंबर 3 है, ये पैटर्न नंबर 4 है, एंड सो ऑन। पैटर्न नंबर्स को वो बेसिकली n की वैल्यू कह रहे हैं। तो इधर n की वैल्यू 1 है, पैटर्न नंबर 2 में n की वैल्यू 2 है, पैटर्न नंबर 3 में n की वैल्यू 3 है, पैटर्न नंबर। तो पैटर्न नंबर जो है ना वो n से डिनोट हो रहा है। तो फॉर्मूलों में जो n होगा वो पैटर्न का नंबर है, यानी फर्स्ट पैटर्न में क्या चीज चल रही है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या। तो आई होप ये क्लियर है। अब देखो इसमें पहला पैटर्न में एक ट्राइंगल है, वाइट ट्राइंगल है। दूसरे पैटर्न में आपके पास, अब एक चीज देखो, इस पहले पैटर्न में ट्राइंगल की साइड 1 बॉक्स जितनी है, दूसरे पैटर्न में 2 बॉक्स जितनी, तीसरे पैटर्न में 3 बॉक्सेस जितनी, चौथे पैटर्न में देर आर 4 बॉक्सेस ऐसे। फर्स्ट पैटर्न में भी 1 बॉक्स ऐसे है, दूसरे पैटर्न में 2 बॉक्स ऐसे, तीसरे में 3 बॉक्स ऐसे, चौथे पैटर्न में 4 बॉक्सेस ऐसे जा रहे हैं। तो ये एक इस तरह का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है इनमें। तो देखिए वो कहता है ड्रॉ पैटर्न 5 ऑन द ग्रिड बिलो। अब मुझे बताओ अगर पहले पैटर्न में इसकी ये साइड भी 1, ये भी 1, ये भी 1, पैटर्न नंबर 2 में दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, एंड पैटर्न नंबर 3 में ये तीनों साइडें 3 3 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये कुछ इस तरह की बात चल रही है कि पैटर्न नंबर 5 हमने ड्रॉ करना है ना। तो पैटर्न नंबर 5 में गौर कीजिएगा अब कि आपके पास यहां से 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये 5 बॉक्सेस ऐसे नहीं जाना चाहिए? देखो यहां से शुरू करूं अगर, तो 1 2 3 4 एंड 5। लाइकवाइज इस साइड पे भी 1 2 3 4 एंड 5 ही हम जाएंगे। तो इस साइड पे अगर गौर किया जाए तो पैटर्न नंबर 5 यहां से ये आ जाएगा, और इधर से हम करें तो ये पैटर्न नंबर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये आपके पास चारों सॉरी पांचों पैटर्न्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि इसमें अब आपने मजीद भी तो अंदर देखो बनाना। अब इसमें कोई उसने ट्रायंगल नहीं दिखाया हुआ, सिंपली वाइटिश है। इसमें ये एक ग्रे है इसमें। अब देखो इधर भी पैटर्न नंबर 2 में ये एक लाइन है, पैटर्न नंबर 3 में ये ऐसे 2 लाइनें चल रही हैं, पैटर्न नंबर 4 में दीज आर 3 लाइन्स लाइक दिस। तो अब अगर हम इसको यूं फिलअप करें ऐसे करके, पहले इसको पूरा यूं कर लेते हैं, बल्कि चलिए इसको आप गौर करें तो शेप सब में ऐसी ही नहीं बन रही। तो आप तो चूंकि उस प्रिंटेड पेपर पे करोगे तो जरा सही लाइनें बन जाएंगी। मैं थोड़ा सा हल्की फुल्की अगर आगे पीछे हो रही हैं तो ठीक है, ये इस तरह से ऐसे यूं आ रहा है, और इस टाइप से ये लाइनें यूं बनानी है। ठीक है, तो अभी इतना टाइम टेकिंग काम नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है। खैर, ये तो आपने शेप बना दी। अब इसमें जो इसने देखिए यहाँ पे थर्ड पैटर्न में ये 3 ट्रायंगल्स शेडेड हैं, तो हर एज से ही ट्रायंगल शुरू हो रहा है। देखो इस एज से ही ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ से फिर एक ये वाला ट्रायंगल शेड कर दिया, ठीक है, फिर उसके साथ एक ये वाला शेड हो गया, देन ये वाला शेड हो गया, देन ये वाला शेड हो गया। तो देखिए पैटर्न नंबर 5 में ये 4 ट्रायंगल्स ऐसे होने चाहिए। फिर उसके बाद
आप गौर करो कि ये इधर से ऐसे हो जाएगा, ये इधर से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, then this one, then this one, and then ultimately the upper one. तो ये इस तरह आपका पैटर्न नंबर 5 क्रिएट हो गया। ठीक, तो नीचे हम इसके लिख देते हैं एहतियातन अपने लिए कि पैटर्न नंबर 5 में दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई होप इट्स क्लियर। अब आओ जरा आगे, वो कहता है कि कंप्लीट करो इस टेबल को। देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 मिसिंग वैल्यूज व्हिच यू नीड टू फिल अप। हाउ विल यू डू दिस? सी इट सेज कंप्लीट द टेबल। तो पैटर्न n आपको दिया हुआ है, दिस इज n1 2 3 4 5 एंड 6। अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, गौर करना आप जरा, बातें ना गौर से सुनने के काबिल बातें हैं। इस टेबल को फिल अप आप कैसे करोगे? देखिए इट सेज कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब उसमें वाइट ट्रायंगल्स और ग्रेश ट्रायंगल्स सब शामिल है। ठीक है, दो तरह के कलर्स हैं ना, एक ग्रे ट्रायंगल्स हैं और एक वाइट ट्रायंगल्स हैं। तो ये आप पेंसिल से ये ड्राइंग बनाओगे, BHP पेंसिल से। ड्राइंग्स जितनी भी हैं पेंसिल से बनाइए, ग्राफ पेंसिल से, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज पे आपने देखा भी होगा। अब गौर करो, वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं। देखो जब पैटर्न पैटर्न नंबर को उसने देखो n से डिनोट किया हुआ, पैटर्न नंबर 1 था, तो इधर देखिए पैटर्न नंबर 1 में टोटल ट्रायंगल एक ही है, तो उसने ऐसे 1 लिख दिया। ठीक, पैटर्न नंबर 2 में टोटल देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं। देखो ना, ये एक ट्रायंगल है, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है, फिर ये तीसरा ट्रायंगल है, फिर ये चौथा ट्रायंगल है। तो पैटर्न नंबर जब 2 था तो टोटल ट्रायंगल्स आपके 4 हैं। ठीक, वाकई ऐसा है। पैटर्न नंबर 3 में देखो, जब पैटर्न नंबर 3 था तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लेट्स सी वाकई 9 है। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाकई 9 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। जब पैटर्न नंबर 4 था तो टोटल ट्रायंगल्स लेट्स सी 16 ही बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही है, 16 बन रहे। तो पैटर्न नंबर 5 में अब सी, जब पैटर्न नंबर 5 जो हमने ड्रॉ किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फिर कितने होने चाहिए? दिस इज द फर्स्ट फिलिंग जो आपने करनी है। तो अब उसके लिए हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वैसे तो पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि इसमें 25। अब जरा गौर से देखो कि पैटर्न नंबर, चलो 6 का ना हम एक साथ फिल करते हैं। पहले जरा जो अवेलेबल शक्लें हैं, ये सारी 4 पैटर्न्स ये और 5वां पैटर्न ये, पहले जरा 5th पैटर्न तक ये फिलिंग्स करते हैं, फिर 6th की बड़ी इजीली सीक्वेंस जज करके अब ये किया जा सकता है। अब जरा देखो नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स, जब पैटर्न नंबर 1 था तो टोटल नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स कितने थे? पैटर्न 1 में गौर करो, कोई ग्रे स्क्वायर नहीं, ट्रायंगल नहीं है। फिर जब पैटर्न नंबर 2 था तो लेट्स सी के ग्रे ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं? टोटल 1। वाकई देखो पैटर्न नंबर 2 में देयर इज ओनली 1 ग्रे ट्रायंगल। पैटर्न नंबर 3 में गौर से देखो, नंबर ऑफ ग्रे ट्रायंगल्स भी 3 है। वाकई पैटर्न नंबर 3 में ग्रे ट्रायंगल्स भी 3 है, तो हमने 3 लिखा हो। तो अब बताओ जरा पैटर्न नंबर 4 में ग्रे ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो ये आपके पास 6 की फिलिंग आ जाएगी। पैटर्न नंबर 5 में ग्रे ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये आपके पास 10 आ गए। अभी 6th पैटर्न देखो मेरे सामने बना हुआ नहीं है, तो मुझे इसी पिछले सीक्वेंसेस को फॉलो करके देखना चाहिए। तो जरा आप देखिएगा इसमें नंबर ऑफ व्हाइट ट्रायंगल्स, जब पैटर्न नंबर 1 है तो व्हाइट ट्रायंगल्स, अब देखिए व्हाइट ट्रायंगल्स कितने? एक ही है। जब पैटर्न नंबर 2 है तो व्हाइट ट्रायंगल्स देखते हैं 3 ही बनते हैं। तो पैटर्न नंबर 2 में, इस पैटर्न नंबर 2 में देखो 1 2 3 व्हाइट ट्रायंगल्स हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जब पैटर्न नंबर 3 है तो नंबर ऑफ व्हाइट ट्रायंगल्स कितने बनते हैं? पैटर्न नंबर 3 में देखो 1 2 3 4 5 6, वाकई 6 बन रहे हैं। अब जब पैटर्न नंबर 4 है तो व्हाइट ट्रायंगल्स आपके पास कितने आने चाहिए? तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास 10 आ गए। और इसी तरह पैटर्न नंबर जब 5 है तो नंबर ऑफ व्हाइट ट्रायंगल्स कितने होंगे?
तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो देयर विल बी 15 वाइट ट्राइंगल्स इन टोटल। खैर, अब इसके बाद सिक्स्थ को कैसे फिल करते हैं, जरिए देखिए। जरा बच्चों देखो, सिक्स्थ पैटर्न को हमने जब फिलअप करना है तो देखिए, सिंस देयर इज नो ड्राइंग अब ऊपर हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं है फॉर पैटर्न नंबर सिक्स, बट अब ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है ना, कि मैं इधर सोच सोच के बनाऊं। तो अकल की बात यह है कि आपने अब इसको फिलिंग करनी है। देखिए, मुझे ये बताएं कि आपने जब इसकी फिलिंग करनी हो, जरा गौर से सुनना ये बात, कि देखो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास ये आ रहा है 1 4 9 16 25। तो सिक्स पैटर्न में क्या होगा, जरा गौर करो, देखो यहाँ 1 का ही स्क्वायर हो रहा है 1, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का ही स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का ही स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का ही स्क्वायर हो रहा है, तो ये 6 का ही स्क्वायर नहीं होगा। तो दिस विल बेसिकली बी 6 का स्क्वायर एज 36। ठीक है, तो पैटर्न को रियलाइज करने की जरूरत है कि ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। ये सारे देखो ना, 1 4 9 16 25, मैंने क्या बताया था प्रॉपर क्लास में, याद है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायरिश सीक्वेंस नहीं है? तो फिर इसका सिक्स का सिक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 1 का अगर 1 स्क्वायर है, 2 का 2 स्क्वायर है, 3 का 3 स्क्वायर, 4 का 4 स्क्वायर, 5 का 5 स्क्वायर, तो 6 का 6 स्क्वायर यानी 36 इसमें टोटल ट्राइंगल्स बनते हैं। अब नंबर ऑफ ग्रे ट्राइंगल्स का सीक्वेंस देखो, देखो 0 से 1 प्लस 1 हो रहा है, 1 से 3 प्लस 2 हो रहा है, 3 से 6 प्लस 3 हो रहा है, और 6 से 10 प्लस 4 हो रहा है। तो आप अगर गौर करो तो ये, आई यू नोटिसिंग, इससे इस पे जाने से प्लस 1 है, इससे इस पे जाने से वी हैव अ प्लस 2। नाउ 3 से 6 जाते हुए दिस इज अ प्लस 3, 6 से 10 जाते हुए दिस इज अ प्लस 4। तो 10 से मुझे बताओ आगे फिर प्लस 5 करके ही नहीं हो जाएगा? तो मुझे ये बताएं कि 10 में प्लस 5 करें तो हाउ मच डू वी गेट? वी गेट अ 15। इसका मतलब है पैटर्न नंबर सिक्स में, सी पैटर्न नंबर सिक्स में नंबर ऑफ ग्रे ट्राइंगल्स जो हैं वो 15 आ रहे हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स जो ये बनते हैं, तो नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स में क्या होगा, अब 1 से 3 तक ये आ रहा है प्लस 2, 3 से 6 तक ये आ रहा है प्लस 3, और 6 से 10 तक ये आ रहा है प्लस 4, और 10 से 15 तक ये आ रहा है प्लस 5, और 15 से, अब देखें ना यहाँ पे, ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो फिर अगला क्या होना चाहिए, प्लस 6 नहीं होना चाहिए? तो 15 प्लस 6 वुड बी अ 21। तो इस तरह देखिए, मैं अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स टू यू, तो दे टेक टाइम, बट जब आप खुद बैठ के करते हो तो बहुत जल्दी चीजें होती हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको प्रॉपरली डी कोड कर रहा हूँ, हर चीज समझा के कर रहा हूँ। तो अब अगर आप इनकी फिलिंग्स देखें बैक से, क्योंकि देखिए आपने इसमें जाहिर है सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, कुछ सेलेक्टिव फ्यू मसले हैं तो वो आप देख सकते हो। तो अब एक तो हमने देखो ये जो ट्राइंगल बनाया, आप जरा इसको ये देख लें, बिल्कुल आपके पैटर्न से मैचिंग होगा। दूसरा जरा ये फिलिंग देखो, यही फिगर्स नहीं जो हमने लिखे इधर भी, तो देखो यहाँ पे ये 25 और 36 ही आ रहा है, ये 6 10 15 आ रहा है, और ये 10 15 21, सेम टू सेम फिलिंग ऐसे आ रही है। नाउ मूविंग ऑन, इसके पार्ट 3 में वो कहता है कि देखिए, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब एन की शक्ल में, एन की फॉर्म में, कहता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन पैटर्न एन बताओ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स का सीक्वेंस क्या दिया हुआ है उसने। देखिए, इफ यू लुक हेयर, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का सीक्वेंस में 1 4 9 16 25 36 आ रहा है। तो आपने इसमें ये देखना है कि ये 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। अब इसके nth पैटर्न का सीक्वेंस क्या होगा? देखो, मैंने आपको इसमें यूं सिखाया था कि ये T1 है, टर्म 1 या पैटर्न 1, इसको T1 भी कह सकते हो, P1 पैटर्न 1 भी कह सकते हो। पैटर्न 2 4 आ रहा है, पैटर्न नंबर 3 थर्ड थर्ड टर्म जो थी वो 16 आ रही है, फोर्थ टर्म जो थी वो, आप इसको टी कहो या पी, बात एक ही है। और इसी तरह फिफ्थ टर्म वाज 25, सिक्स्थ टर्म वाज 36। तो चलते चलते nth टर्म का फॉर्मूला इधर क्या होना चाहिए? क्या हम इस nth टर्म का फॉर्मूला बता सकते हैं?
तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा आपके पास, जरा गौर कीजिएगा नाउ, दैट विल बी, देखिए आपके पास ये आता है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इसका मतलब है nth पैटर्न आएगा फिर n स्क्वायर। तो nth पैटर्न आपके पास बनता है n स्क्वायर। तो ये मैंने क्या बताया था कि देखिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो फिर कोई लंबी कार्रवाई मत सोचें, ये देखें कि उसी टर्म नंबर का 1 का ही स्क्वायर हुआ, टर्म नंबर 2 2 का ही स्क्वायर 4 देता है, 3 का स्क्वायर ही 9 दे रहा है, 4 का स्क्वायर ही 16 दे रहा है, 5 का स्क्वायर ही 25, 6 का स्क्वायर 36। तो फिर इधर n का स्क्वायर ही हमें nth टर्म नहीं देगा। तो आप जो भी इसमें टर्म नंबर डालोगे, देखो जैसे फिफ्थ टर्म देखते हैं, वाकई 5n डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो वाकई देखो फिफ्थ टर्म 25 ही आ रहा है। तो इसकी जो nth टर्म की एक्सप्रेशन है वो n स्क्वायर। तो अगर हम यूं कहें कि वाइट ट्रायंगल्स, इसमें वाइट ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आप कहोगे दे आर n स्क्वायर, ठीक है, दिल बी n स्क्वायर। अब जरा देखें इसी में कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइट ट्रायंगल्स इन पैटर्न n। अब नंबर ऑफ वाइट ट्रायंगल्स आपने करना, तो जरा ये देखिएगा आप कि वाइट ट्रायंगल्स का पैटर्न कैसा बनता है। देखिए वाइट ट्रायंगल्स का पैटर्न आपके पास आ रहा है, वाइट ट्रायंगल्स का 1 3 6 10 15 21। तो ये 1 3 6 1 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इनका पैटर्न आ रहा है 1 3 6 10 15 21, तो इसके अंदर जरा गौर से देखिएगा, अब ये आ रहा है 1 + 3 2। सबसे पहले याद है हम डिफरेंस देखेंगे। अब इनमें +3 का, 6 और 10 में +4 का, इसमें +5 का, इसमें +6 का। तो अब देखो इनका फर्स्ट डिफरेंस तो कॉमन नहीं है। याद है मैंने क्या बताया था कि अब देखो ये पहले चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूबिश सीक्वेंस तो नहीं है, फिर कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। थॉट प्रोसेस याद है कि ये इसमें +2, इसमें +3 +4 +5 +6, फर्स्ट डिफरेंस भी इनमें कॉमन नहीं है। अगर फर्स्ट डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ लीनियर सीक्वेंस। हम जाएंगे सेकंड डिफरेंस पे। तो इनका सेकंड डिफरेंस देखिए। अब देखो 2 में 3 +1 होता है, 3 + 4 +1 है, 4 + 5 +1 है, अब 5 + 6 +1 है। तो और से देखो अब इनका सेकंड डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है। याद है जब सेकंड डिफरेंस कॉमन हो तो दिस इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। जब सेकंड डिफरेंस कॉमन हो तो रिमेंबर दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। व्हाट डू यू डू इन अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस? मैंने आपको इसमें स्टेप नंबर 1 क्या बताया था कि जब भी फिगर आउट हो जाए कि ये एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, वो कैसे पता चलेगा कि सेकंड डिफरेंस टर्म्स का कांस्टेंट या कॉमन होगा। तो स्टेप 1 में आपने हमेशा, स्टेप 1 में क्या करना है, जितना सेकंड डिफरेंस की वैल्यू आई है, सेकंड डिफरेंस की वैल्यू देखो 1 1 आई है ना, +1 +1, जो भी सेकंड डिफरेंस की वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमेशा डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे और साथ उसके n स्क्वायर लगाएंगे। तो अब ये जो फाइनल शक्ल बनेगी ना इस n की फॉर्म में, ये अब उसका पहला टर्म निकला है, अभी आधी शक्ल ये निकली। रिमेंबर, अब देखो अगर फर्ज करो सेकंड डिफरेंस की वैल्यू +1 +1 के बजाय +2 +2 +2 आती, तो मैं इधर 2 की अमाउंट को डिवाइड बाय 2 ही करता, तो वो 1 और n स्क्वायर आ जाता है। लेकिन जो भी सेकंड डिफरेंस की वैल्यू निकले, आपने उस अमाउंट को लिख के क्वाड्रेटिक में हमेशा डिवाइड बाय 2 करना होता है, ठीक, और साथ n स्क्वायर, बिकॉज क्वाड्रेटिक में n स्क्वायर आता है। नाउ स्टेप 2 में आपको याद है बच्चों क्या करते थे? फिर स्टेप 2 में हम लोग, फिर इसका मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि अब आप ना इसमें व्हाइट ट्रायंगल्स का ओरिजिनल सीक्वेंस टॉप पे लिखो।
अब ओरिजिनल सीक्वेंस है 1 3 6 10 15 एंड 21। अभी देखो हमने उस फॉर्मूला का, उस एक्सप्रेशन का पहले आधी शक्ल बनाई, तो आपने ओरिजिनल सीक्वेंस याद है यूं लिख दिया। अब हाफ एन स्क्वायर वाली जो टर्म्स निकलेंगी, तो ओरिजिनल तो आपने ऐसे पहले ऊपर लिख दिया। अब जो हाफ एन स्क्वायर के मुताबिक टर्म्स बननी है, वो इनके नीचे अपनी अपनी इनके नीचे टर्म्स हम लिखते जाएंगे। जरा देखो, अब एन की जगह, अब यहां हमने फर्स्ट टर्म फिल करनी है ना, तो एन 1 होगा। फर्स्ट टर्म की जगह एन 1 डालो। सेकंड, अब इसके नीचे जो सेकंड टर्म लिखेंगे उसके अंदर सेकंड टर्म में एन 2 डलेगा। फिर इधर थर्ड टर्म के नीचे जो थर्ड टर्म लिखोगे इधर एन 3 डलेगा। याद है ना, ये सारा प्रोसीजर बहुत एम्पल टाइम्स प्रैक्टिस किया हुआ था आपने। तो मुझे ये बताओ कि इसमें अब हम हाफ एन स्क्वायर की जगह देखो कैसे ये पहली वैल्यू फिल करेंगे। तो ये आएगा हाफ इंटू एन की जगह। अब देखो मुझे इधर फर्स्ट टर्म चाहिए ना, पहली टर्म, तो एन की वैल्यू टर्म नंबर होती है, तो 1 डाल दूंगा इधर। तो 1 का स्क्वायर इज अ 1, और 1 इंटू हाफ इज अ हाफ। तो मैं यहाँ इसको हाफ यानी 0.5 लिख देता हूँ। ठीक है। फिर गौर करो कि जब मेरे पास ये अब सेकंड टर्म इधर T2 लिख रहे हैं ना दोनों की, तो ये तो ओरिजिनल सीक्वेंस का सेकंड टर्म है। बट इस हाफ एन स्क्वायर का सेकंड टर्म क्या बनेगा, तो इधर मैं 2 लगा दूंगा सेकंड टर्म की वजह से। अब 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू हाफ, तो देखो ना, हाफ इंटू 4, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 लगा लूंगा। अब इसी तरह T3, ओरिजिनल सीक्वेंस का T3 तो 6 है, बट हमारा हाफ एन स्क्वायर के मुताबिक थर्ड टर्म क्या बनेगी, इधर हाफ एन स्क्वायर में इसी में एन की जगह 3 पुट कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू हाफ 4.5 होता है। ठीक है। ये सब चीजें अब देखो आप कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई चेक कर सकते हो। इसी तरह अब फोर्थ टर्म, सी दिस इज 1 2 3 4। अब फोर्थ टर्म के नीचे हाफ एन स्क्वायर की फोर्थ टर्म क्या है, तो मैं यहाँ 4 का स्क्वायर लगाऊंगा। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू हाफ क्या आ जाएगा, तो हाफ इंटू 16 आ जाएगा 2 8 जार, तो ये आएगा आपके पास 8, इस तरह कर। ठीक है। इसी तरह अब मुझे बताओ कि 15 फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस आप इधर लगाओगे 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू हाफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5। फिर इसी तरह अब आपके पास सेवेंथ टर्म, ये 7 का स्क्वायर 49, 49 का हाफ, 49 का हाफ क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो। तो 49 डिवाइड बाई 2 विल बी 24.5, तो ये 24.5 ऐसे आ गया। ठीक है। अब देखो ये आपने जो टर्म्स ऐसे लाइंड अप की सारी, इन टर्म्स का फिर रिमेंबर व्हाट डू वी डू, इन टर्म्स का हम, अब ये सब कुछ हमने देखो नोट्स में किया हुआ है। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना था, याद है, यू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट देम। इस ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा, ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब इधर देखो, इस 3 माइनस 2 क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। फिर देखिए 6 माइनस 4.5 क्या होगा, तो 6 माइनस 4.5 दिस विल बी 1.5। तो ये इस तरह करके आपके पास एक नया पैटर्न बनता जा रहा है। 10 माइनस 8 क्या होगा, 2 होगा। 15 माइनस 12.5 क्या होगा, 2.5 होगा। 21 माइनस 24.5 क्या होगा। ये जरा एक मिनट चेक करेंगे दोबारा, मैंने शायद कोई गड़बड़ तो नहीं की। ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36.2। हाँ ये गलत किया मैंने बच्चों, ये कुछ मिस्टेक हुई थी इधर। ये भी चेक करते हैं जरा। फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2 12.5, ये तो ठीक है। अब सिक्स टर्म डालते हैं, तो n की जगह 6 का स्क्वायर 36, 36 ओवर 2 18 होता है, सॉरी ये 18 आ जाएगा। तो दिस इज 3। ठीक है। तो 21 माइनस 3, तो आपने क्या किया कि हर ऊपर वाली टर्म में से नीचे को फिर माइनस कर दिया। और अब ये देखिए आपके पास निकल आया एक नया सीक्वेंस। दिस इज अ न्यू सीक्वेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड। अब देखो इस नए सीक्वेंस के मुताबिक हमने वो सेकंड पोर्शन ऑफ दिस फॉर्मूला बनाना है, यानी इस हाफ एन स्क्वायर के साथ और क्या लगेगा, वो अब हमें ये सीक्वेंस बताएगा।
तो जरा देखो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये देखो 0.5, 1, फिर 1.5, 2, फिर 2.5 एंड 3, और ये चल रहा है। तो अब इनमें कितने कितने का गैप आ रहा है? 0.5, इस 1 से 1.5 में भी 0.5, 1.5 से 2 में भी 0.5, तो ये सब में 0.5 का इजाफा नहीं हो रहा। तो फर्स्ट टर्म हमारी सीक्वेंस की क्या है? a इज 0.5 और कॉमन डिफरेंस भी 0.5। तो फिर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकाला था n की शक्ल का? तो इसमें a की जगह डल जाएगा 0.5 प्लस कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, n-1, तो ये आएगा 0.5 प्लस 0.5n माइनस 0.5। अब पता नहीं, ये तो ऐसे ओपन होता है, तो अब 0.5 माइनस 0.5 तो कट नहीं हो जाएगा, और ये 0.5n सिर्फ बच गया इससे। तो इसका मतलब है कि इसका पूरा जो एंड सीक्वेंस बना फॉर्मूला का nth टर्म, उसमें याद है एक ये वाली शक्ल और एक ये वाली शक्ल, दोनों हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हाफ n स्क्वायर प्लस 0.5n को मैं अगर हाफ n लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं, क्योंकि देखो मैंने इसको भी हाफ n स्क्वायर लिखा है, तो इस 0.5n को भी हाफ n लिखने में कोई हर्ज तो नहीं। सी मैंने इसको हाफ n कर दिया, तो इसका मतलब है कि फिर इधर जो फॉर्मूला बनता है वो हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n, ये है वो फॉर्मूला जो आपको देगा वाइट ट्रायंगल्स किसी भी पैटर्न के अंदर। तो अब जिस मर्जी पैटर्न में आपसे नंबर ऑफ वाइट ट्रायंगल्स पूछे, इस फॉर्मूला में सिर्फ n की जगह उस पैटर्न का नंबर डाल दो, तो पता लग जाएगा कि उस सर्टेन पैटर्न में कितने वाइट ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए ये चीजें आपने अब सारी की हुई हैं, सिर्फ थोड़ा अगर ईयरली प्रैक्टिस है तो फिर बातें बंदे को समझ आ जाती हैं। तो ये हाफ एन स्क्वायर प्लस हाफ एन और इक्विवेलेंट कहता है कोई भी फाइनल आंसर। तो किसी ने अगर इसको सपोज ऐसे लिखा था, सपोज किसी ने अगर लिखा है 0.5n स्क्वायर प्लस 0.5n, तो और इक्विवेलेंट के मुताबिक ये भी बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म ऑफ आंसरिंग है। ठीक है, तो सीक्वेंसेस का देखिए ये सारा जो एक सिलसिला हमने सीखा था वो इस तरह से आता है। Now moving on to the part B of this question. देखिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड काम है ना, तो आपको अगर चीजों को विजुअल करना, सोचने का तरीके आते हैं, तो सवाल तो मैंने आपको देखिए कई दफा ये बात बहुत दफा सेशन के दौरान भी वैसे भी बोली है कि इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। तो आपने दिमाग को ट्यून करना होता है असल में कॉन्सेप्ट सीख के, सवाल जो भी देगा हर दफा अनसीन नया सवाल हो। बट प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स की ना आपको इस काबिल बनाती है कि आप हर नई सिचुएशन पर फिर सही डायरेक्शन में सोच पाते हैं। तो देखिए बी पार्ट में वो कहता है कि द थर्ड टर्म, अब सी इट सेज के द थर्ड टर्म ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस। बच्चों ये बात अगर आपको सपोज क्लियरली वर्ड्स में नहीं पता, तो ये बात जरा अपडेट कर लो कि लीनियर सीक्वेंस कहते हैं जिसमें फर्स्ट डिफरेंस कॉमन हो। लीनियर सीक्वेंस कहते हैं जिसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है, यानी कॉमन डिफरेंस वाला जो सिंपल सीक्वेंस नहीं था उसको लीनियर सीक्वेंस कहते हैं। जिसमें सेकंड डिफरेंस कॉमन हो वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। जिसमें थर्ड डिफरेंस कॉमन हो वो वाला है क्यूबिक सीक्वेंस। और याद है क्यूबिक सीक्वेंस में जो भी थर्ड डिफरेंस आता था उसको डिवाइड बाय 6 करते थे और साथ उसके n क्यूब लिखते थे, और फिर वही वाला जो इस तरह का प्रोसीजर ओरिजिनल ऊपर लिख के और वो ओवर 6 n क्यूब वाली पैटर्न की डिजिट्स यहाँ लिख के फिर उनका डिफरेंस निकाल के जो नया सीक्वेंस बनता है उसमें कोई कॉमन डिफरेंस हुआ करेगा, तो वो फिर इस फॉर्मूला के थ्रू उसका सेकंड पोर्शन निकाल लेना है और इस फर्स्ट पोर्शन के साथ उसको भी। तो ये भी हमने याद होगा आपको किया था प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। तो अब इधर वो क्वेश्चन में बी पार्ट में कहता है कि द थर्ड टर्म ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस इज 34। अब वो कह रहे हैं इधर ना कोई एक सीक्वेंस है, वी नॉट फेमिलियर कि वो क्या सीक्वेंस है, लेकिन चलो हम जरा ऐसे ना बॉक्सेस बॉक्सेस बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास कुछ सीक्वेंस है। अब ये मिसाल उसकी फर्स्ट टर्म T1 है, ये उसकी T2 है और ये उसकी T3 है। जरा आप इस पिक्चर को ऐसे करोगे तो बात समझ आएगी। कहता है द थर्ड टर्म ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस इज 34। तो अब देखो इस थर्ड टर्म की जगह 34 आ रहा है, ठीक।
आगे कहता है कि द एट्थ टर्म ऑफ द सेम लीनियर सीक्वेंस इज 14। एट्थ टर्म, तो चेक करो, ये फोर्थ, ठीक है जी, ये आपके पास फिफ्थ, ये आपके पास सिक्स, ये आपके पास सेवन्थ, और ये आपके पास एट्थ टर्म हो गई। और आगे ये सीक्वेंस अभी में भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो देखो T4 हमें नहीं पता, T5 नहीं पता, T6 नहीं पता, T7 नहीं पता, T8, तो द एट्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 14। तो उसने कहा एट्थ पोजीशन पे 14 पढ़ाओ। ये इस लफ्जों का ना पिक्चर मीनिंग था। अब जिसको ये पिक्चर मीनिंग समझ आ गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए डेटा को, पिक्चर्स को, सिचुएशंस को पहले डिकोड करोगे तो सवाल सॉल्व होगा ना। वैसे ही हम शुरू हो जाएं कि जी बस कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए, तो मैथ्स है भाई, ये कोई और तरह का सब्जेक्ट तो नहीं। तो वो कहता है कि द थर्ड टर्म ऑफ द लीनियर सीक्वेंस इज 34 एंड द एट्थ टर्म इज 14। अब वो कहता है फाइंड करो द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हमने फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताइए कि फर्स्ट टर्म फिर कैसे ढूंढी जाए। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म को याद है हम क्या कहा करते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट ए। ए आपका फर्स्ट टर्म उस फॉर्मूला में होता था। चूंकि ये लीनियर सीक्वेंस है, तो फिर लीनियर सीक्वेंस में हमेशा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी इंटू एन माइनस वन से नहीं लगता। तो अब वो ये कह रहा है कि हमने इसका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ढूंढना है। देखो बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये लीनियर सीक्वेंस है, तो इसका जनरल फॉर्मूला a प्लस डी इंटू एन माइनस वन नहीं होगा। अब हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस नहीं पता, तो हम उसको a ही कह लेते हैं, a को a पुट कर लेंगे। हमें डिफरेंस भी नहीं मालूम। देखिए, इससे इस टर्म में जाते हुए, इससे इस टर्म में जाते हुए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, वो भी हमें नहीं पता। तो जो जो चीज नहीं पता, लेट्स पुट इट एज द अल्फाबेट। लेकिन आप जरा गौर से सुनना इस बात को, हमें थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस पता है, ठीक है, और हमें एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस पता है। क्या इसके जरिए हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाकर आंसर ना निकाल लें? देखो ना, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, अब जरा इधर देखो। मुझे बताओ, हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस नहीं पता, वी डोंट इवन नो द कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी को डी रख लेते हैं। बट इधर देखो एन कितना आ रहा है। अब नंबर ऑफ जो टर्म है, देखिए थर्ड टर्म, याद है ये टर्म की पोजीशन या टर्म नंबर पुट होता है इस एन की जगह। तो मुझे बताओ कि जब थर्ड टर्म दी हुई है, तो 3 - 1 ये कितने के इक्वल आ रहा है? ये पूरी टर्म, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 34 नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताओ कि देखो, एन की वैल्यू जब आपने यहां से एन की वैल्यू 3 पुट की, तो इस पूरी चीज का जवाब इक्वल टू 34 आ रहा है। तो ये आएगा a प्लस, ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो दिस विल बी 3d माइनस डी इज इक्वल टू, बल्कि एक मिनट, इसको यूं क्यों करें हम, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो वो भी सही था, लेकिन चलो d इंटू टू इज इक्वल टू 34। देखो मैंने इक्वेट क्यों किया बच्चों, इसको समझो। ये मैंने इसलिए इक्वेट किया कि थर्ड टर्म इधर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यार ये फॉर्मूला हमेशा हमें सिंप्लीफाई होकर वो अमाउंट ही नहीं बताता था कि अमाउंट 34 आ रही। तो मैंने इसलिए इसको इक्वेट टू 34 किया। तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन बनी, a प्लस 2d इक्वल टू 34। ये हमारी ना वो पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब जरा गौर कीजिए कि इसमें आई विल वर्क आउट द सेकेंड वन, फिर a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। अब जरा देखो, एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इसने दी हुई थी 14, ये बताया हुआ दो इसके जरिए। तो एट्थ टर्म यानी एन की वैल्यू जब मैं क्या पुट करूं, ए नहीं पता, डी अभी नहीं पता, एन की जगह अब मुझे उसकी एट्थ टर्म पता है, तो मैं इस एन की जगह 8 - 1 डालूं, तो ये इक्वल टू 14 ही नहीं आ रहा, तो ये इक्वल टू 14 आ रहा है ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि 8 - 1, तो एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 - 1 इक्वल टू 14। तो a प्लस डी इंटू 7 इक्वल टू 14। तो ये आता है a प्लस 7d इक्वल टू 14। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई?
इक्वेशन नंबर 2। तो एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब सवाल ये था कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास ये लिखी हुई बन रही है, तो इसको हम कैसे फर्दर ऑपरेट करके इसमें ए और डी दोनों निकालें। तो खुद सोचो, जब अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर इसमें से जो ए निकलेगा वो इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू ही नहीं होगी, और जो डी निकलेगा वो इनका कॉमन डिफरेंस होगा। तो जरा जल्दी से आप देखते हैं, तो एग्जाम में ना आप इस तरह की अलाइनमेंट्स कर सकते हो इस तरह। अब देखो, पहली इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 34। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल टू 14। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड इसीलिए भी सिखाया था कि टाइम बचे। सब्स्टिट्यूशन से भी साइमल्टेनियस को करना हमें आता है और एलिमिनेशन से भी आता है। बट आपने देखा था कि जब दोनों वेरिएबल्स, देखो अब इसमें सेम हो गए, देखिए दोनों वेरिएबल्स सेम है ना, ए और ए, तो इनके जो साइंस हैं, रिमेंबर, अब इसमें हमें कुछ भी कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दो वेरिएबल्स सेम आ चुके। बस अब इनके सिर्फ साइंस आपने क्या करने थे, रिमेंबर यू जस्ट स्विच देयर साइंस। जो यहाँ पे 14 है, आपने सिर्फ इनके साइंस को स्विच कर देना ऐसे। तो प्लस ए माइनस ए ये आपस में कट जाएगा, और 2d माइनस 7d ये आ जाएगा माइनस 5d, ठीक है। और 34 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा 20। तो बच्चों एक बात बताओ कि d की वैल्यू फिर 20 अपॉन माइनस 5 नहीं हो जाएगी? तो d की वैल्यू 20 अपॉन माइनस 5 आएगी, तो d इज इक्वल टू -4। ये आपका d इज इक्वल टू -4, ये इसका जवाब। अब देखो, बात सोचने वाली ये है कि d की वैल्यू -4 आपके पास ही आ रही है, a आपके पास अभी ये तो डिफरेंस निकला ना कॉमन, ठीक है। तो अब मैं यूं करता हूं कि अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में, ये जो सपोज फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 34, ठीक है जी। तो a प्लस 2d इक्वल टू 34 में, याद है व्हाट डू वी डू नाउ, a को फाइंड करना है ना, तो +2 इंटू डी की वैल्यू -4 निकल आई। तो जरा चेक करो, a प्लस 2d इक्वल टू 34, तो यानी वही जैसे साइमल्टेनियस किया जाता है, डिफरेंस निकाल लिया हमने, -4। बट अब a निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल के a निकाल, तो ये आपके पास आ जाएगा a-8 इज इक्वल टू 34। ये कैसे -8 हुआ? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, एंड 2 4s are 8। तो फिर a की वैल्यू कितनी निकली? 34 प्लस 8, विच इज अल्टीमेटली a इक्वल टू, तो 34 प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाना चाहिए जी? 34 प्लस 8, दिस विल बी 42। इसका मतलब है कि हमारा इस पूरे सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो निकली, दैट इज हाउ मच? दैट इज 42। तो इस पूरे सीक्वेंस की बात जो वो कर रहा है उसमें फर्स्ट टर्म 42 था और कॉमन डिफरेंस -4 था। तो देखो मैं यहां से इसको आके अब फिल करता हूं कि हमारी फर्स्ट टर्म जो थी, दैट वाज हाउ मच? सी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसको ए बोला था आपने, दैट वाज 42, और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -4 -4 -4 का आ रहा है। समझ आ रही? तो ये बात, इसका मतलब ये निकला कि कॉमन डिफरेंस टर्म्स में -4 है। इसका मतलब है ये टर्म्स कम होती जा रही, दे आर डिक्रीजिंग, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाज 42। तो बिगिनिंग विद t1 इज 42, यानी जिसको a कहा था। अब -4 करते जाना, तो आपको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एट टर्म सब मिल जाएंगे, ठीक। तो ये पूरी बात, अब उसने क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये सारी कार्रवाई से फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 42 निकला। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो जरा आंसर वैसे बैक से चेक भी कर लेते हैं कि आपने तो पूरा ईयरली की तरह इसको करना था। तो 42 इसका पहला आंसर आ गया, बल्कि तो सी 42। लेट्स प्रोसीड कि इसका दूसरा पार्ट वो क्या कह रहा है। अब देखिए, इट सेज के फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो?
देखो ये बड़ी इसने काम की बात की है। वो कहता है कि इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो क्या होगी। जरा गौर से देखो, इस सीक्वेंस की पहली टर्म 42 है, और अब उसमें 4 4 का फॉल लाते जाओ तो आपको, तो चलो ये बनाते हैं इसको 42। अब इसमें 4 का कमी आएगी, 42 में से -4 करें तो ये आएगा 38। फिर 38 में से -4 करें, ये आएगा 34। तो वाकई चेक करो, उसके मुताबिक हमारा थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 34 ही नहीं था। तो ये भी एक वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो ना, इसने कहा था कि द थर्ड टर्म इज 34। तो जरा अब आप 4 4 कम करते जाओ, तो ये इसके लिए मैनुअली करना पड़ेगा। अब अगेन इसमें से भी 4 की कमी, तो ये 30, फिर अनदर 4 ये 26, फिर अनदर 4 ये 22, फिर ये आ जाएगा आपके पास 22 के बाद 18, फिर आ जाएगा ये 14, फिर ये आ जाएगा 10, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 2। तो 6 में से 4 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और 2 के अंदर से फिर एक अनदर -4 निकालोगे तो -2। तो पहला नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस इसमें क्या निकला हमारा, -2 ही नहीं निकला। और एक और वेरिफिकेशन देखो कि वाकई सी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि वो 34 आ रहा है। देखो द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 34, और एट्थ टर्म बाकी देखो 14 आता है। तो ये देखो ना, यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, तो एट्थ टर्म वाकई 14 ही आ रही है। तो फिर इस हिसाब से 4 4 का फॉल कराते जाओ। 14 में से 4 निकाला 10 आया, 10 में से 4 किया 6 आया, 6 में से 4 माइनस किया ये 2 आया, और 2 में से अनदर -4 किया तो ये -2 आया। तो पहली नेगेटिव वैल्यू इस सीक्वेंस में -2 ही नहीं होगी, बाकी आगे सारी नेगेटिव वैल्यूज ही हैं। तो -2 इसका पहला जो आंसर होगा वो, देखिए ये आपके पास -2 इस तरह करके आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो -2 इसका आंसर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नेगेटिव सीक्वेंस टर्म ऑफ द सीक्वेंस।